हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के ज्योग्राफी के चैप्टर 1, यानी कि क्लास 10th में हम लोग सोशल साइंस में कुल 4 पार्ट पढ़ते हैं। एक होता है आपका हिस्ट्री होता है, एक आपका ज्योग्राफी होता है, एक आपका सिविक्स होता है और एक आपका इकोनॉमिक्स होता है। तो आज का इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के विषय में बात करने वाले हैं, यानी कि जो भूगोल होता है, भूगोल का प्रथम चैप्टर, उसके विषय में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को आरंभ करते हैं। देखिए, सोशल साइंस तो ऐसे जो होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। यदि आप उसको सही तरीके से और पूरे एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि कोई भी देश में घटना घटित होती है वो कहीं ना कहीं सोशल साइंस से रिलेटेड होती है। और हम सभी लोग किसी न किसी समाज में रहते हैं, वो सभी क्या है, सोशल साइंस यानी कि समाज का ज्ञान है। और सोशल साइंस का एक अलग ही डिमांड है। चाहे भारत का कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ भी सोशल साइंस से क्वेश्चन आता है, जिसे आप लोग जीके कहते हैं या जीके कहते हैं ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 10th के ज्योग्राफी के विषय में बात करने वाले हैं। यह काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, बस आप लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। यदि आप समझ जाते हैं तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, और यदि नहीं समझते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही टफ हो जाएगा और इसको आपको रटना पड़ जाएगा। लेकिन सोशल साइंस एक रटने की चैप्टर नहीं है, यह एक समझने की चैप्टर है, यह एक अंडरस्टैंडिंग की चैप्टर है। तभी आप समझ करके किसी भी क्षेत्र में नया नया योगदान कर सकते हैं। नहीं तो रटने पर क्या होता है, कोई व्यक्ति लिमिट बन जाता है, और समझने पर कोई व्यक्ति क्या रहता है, अनलिमिट रहता है। इसी कारण से चलते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बहुत ही समझकर, बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ इस चैप्टर को पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास, यानी कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। पहला जो आपका चैप्टर है उसका नाम है संसाधन एवं विकास, यानी कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। देखिए, क्लास 10th में मुख्य रूप से आपको संसाधन के विषय में पढ़ना है। आपका इसी से संबंधित संसाधन पढ़ना है, फिर आपका जल संसाधन आ जाएगा, फिर आपका मृदा संसाधन आ जाएगा, फिर आपका खनिज संसाधन चलाएगा, यानी कि केवल और केवल संसाधन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले बात क्या है कि संसाधन है क्या और इसका विकास होता कहाँ से है, यानी कि संसाधन और विकास दोनों इसका नाम पड़ा। तो हम लोग समझते हैं कि आखिर संसाधन होती क्या है। देखिए, संसाधन जो है आपका, संसाधन कहने का मतलब क्या है, जो हमारे लिए साधन हो, जो हमारे लिए उपयोगी हो, वह क्या संसाधन है। जैसे दुनिया का कोई भी वस्तु चाहे जो प्राकृतिक में उपलब्ध है, कोई भी वस्तु हो, उसका उपयोग हम करते हैं। चाहे वो कलम है, चाहे वो कॉपी है, चाहे वो चट्टान है, चाहे वो नदी है, चाहे वो भूमि है, चाहे वो जल है, कोई ना कोई चीज़ का उपयोग हम करते हैं। जैसे ही जो है ना हम उस चीज़ का उपयोग कर लेंगे, वह हमारे लिए संसाधन बन जाएगा, वह हमारे लिए एक साधन का काम बन जाएगा। आप सपोज कर सकते हैं कि आप जो है कहीं भी यात्रा करते हैं, कहीं आप दूसरी जगह जाते हैं, तो जाने के लिए आप साइकिल का उपयोग कर रहे हैं। तो जब आप साइकिल से एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, तो साइकिल क्या हो गया, आपके लिए साधन हो गया, तो वही क्या आपके लिए साधन, यानी कि आप उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वह क्या संसाधन के टर्म में आएगा। यानी कि संसाधन कहने का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ जो मानव के लिए उपयोगी हो, वो क्या है, वह संसाधन है। अब क्वेश्चन करिएगा कि मानव के लिए क्यों उपयोगी है। देखिए, तो इस प्राकृतिक में एक तो आपका वन रहता है, यानी कि पेड़ पौधा रहती है, और एक आपका क्या है, एक आपका जानवर है, और जानवर के तौर पर आपका मानव है, यानी कि ह्यूमन है, और जानवर रहता है ना, रहता है जंगली जानवर हो गया। देखिए, तो जंगली जानवर तो वो तो यूज नहीं ना कर सकता है, गाड़ी का, घोड़ा का, वो तो यूज नहीं कर सकता है। वह केवल अपने ज़रूरत की चीज़ों को यूज करेगा, जैसे कि जल का यूज कर सकता है, या वो अपने भोजन के लिए जो है फल फूल का यूज कर सकता है, ये यूज कर सकता है। लेकिन मानव जो है ना, देखिए, मानव एक होमो सेपियंस का प्रजाति है, और मानव का विकास जो है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। जब मानव का विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, तो मानव का विकास ऐसे नहीं ना हो रहा है। मानव का विकास होता है तो क्यों, क्योंकि वो अनेक चीज़ों का उपयोग कर रहा है। अब देखिए, हम लोग खनिज से क्या नहीं बना दिए, लोहा बना दिए, खनिज से निकाले धातु, धातु से बना दिए लोहा, और लोहा का उपयोग करके आज हम अनेक चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से लोहा से हम लोग गाड़ी बना देते हैं, फिर आपका ट्रेन का पटरी बन गया, ट्रेन बन गया, बिजली बन गया। तो हम इस चीज़ का निर्माण जो है कहीं ना कहीं कोई चीज़ से मिलाकर कर रहे हैं, तो उस चीज़ से हम बेनिफिट ले रहे हैं ना, तो वो हमारे लिए क्या संसाधन है। यानी कि दुनिया में उपस्थित सभी वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी है, वह क्या संसाधन है। या हम यह भी बोल सकते हैं कि प्राकृतिक में उपस्थित सभी चीज़ें जो मानव के लिए आवश्यक है, वह क्या आपका संसाधन है।
क्या आप लोगों को संसाधन समझ में आया? संसाधन का बहुत ही आसान डिटेल है, आसान सा सोल्यूशन है कि जो मानव के लिए आवश्यक है वो क्या संसाधन है। समझ में आया ना? देखिए ध्यान देते हैं यहाँ। देखिए अब पॉइंट क्या आता है कि संसाधन तो आप लोग समझ गए। अब संसाधन का उदाहरण क्या क्या दीजिएगा? तो संसाधन का उदाहरण आप कुछ भी दे सकते हैं। चट्टान दे सकते हैं, आप जल दे सकते हैं, आप भूमि दे सकते हैं, आप रेलगाड़ी दे सकते हैं, आप जहाज़ दे सकते हैं, आप साइकिल दे सकते हैं, आप घर दे सकते हैं। आप कोई भी चीज़ संसाधन के तौर पर दे सकते हैं क्योंकि वह मानव के लिए क्या है? आवश्यक है, इसलिए क्या वो संसाधन है। अब पॉइंट आता है कि संसाधन का विकास कैसे हुआ। देखिए कुछ तो संसाधन का विकास जो है कुछ प्रकृति के द्वारा किया गया, जैसे कि जल का विकास तो हम लोगों ने नहीं किया, उसका विकास हुआ। या बोले तो ये प्रकृति का देन है। या चट्टान भी क्या नेचुरल है, ये नेचुरल गिफ्टेड है। या बोले तो मृदा भी नेचुरल है। तो कुछ संसाधन है जो आपका प्राकृतिक है, और कुछ संसाधन ये है जिसको मानव ने विकास किया, जैसे कि साइकिल भी संसाधन है, वह क्या उसका निर्माण मानव ने किया है। या बोले तो आपका रेलगाड़ी, वो भी क्या मानवकृत संसाधन है क्योंकि मानव ने उसको डेवलप किया है। या बोले तो आप बोल सकते हैं जहाज बोल सकते हैं, बेंच बोल सकते हैं, कुर्सी बोल सकते हैं, या जिस मोबाइल से आप देख रहे हैं वो भी मोबाइल क्या है? मानवकृत संसाधन है। यानी कि ये सभी क्या आपका मानवकृत संसाधन है क्योंकि इसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है। यानी कि संसाधन का विकास जो है एक तो मानव के द्वारा किया गया है और एक किसके द्वारा किया गया? एक जो है प्राकृतिक के द्वारा किया गया। ये दो तरीक़े से संसाधन का विकास हुआ। अब इसका निर्माण कैसे कैसे होता है, जैसे कि चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है या जल का निर्माण कैसे हुआ, इस सब का थ्योरी है, लेकिन वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो सब आपको 11th या 12th में पढ़ने को मिलेगी। बस अब ये समझ जाइए कि संसाधन का विकास कुछ प्रकृति के द्वारा किया गया है और कुछ मानव के द्वारा किया गया। बस इतना समझ गए। अब देखिए एक पॉइंट आपको बताते हैं कि आप तो समझ गए कि दुनिया की या प्रकृति की वे सभी वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी हो वह संसाधन है। लेकिन देखिए परिभाषा में आ रहा है ना कि मानव के लिए आवश्यक होना चाहिए तभी वो संसाधन है, नहीं तो नहीं है। आप सपोज कर सकते हैं कि अब यह मार्कर है, इस मार्कर से हम लिखेंगे, इस मार्कर का यूज करके लिखेंगे तो यह हमारे लिए क्या संसाधन है। यदि इस मार्कर का निर्माण हो गया और इसका उपयोग कोई कर ही नहीं रहा, इसका उपयोग कोई नहीं कर रहा, तो यह क्या संसाधन बन पाएगा? बोलिए, यह संसाधन नहीं बन पाएगा क्योंकि इसका निर्माण हो तो गया है लेकिन इसका उपयोग कोई नहीं कर रहा है, इसलिए यह संसाधन आपका नहीं बन पाएगा। जिसका उपयोग मानव करे तभी संसाधन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कि कोई नदी है, ठीक है, उस नदी का निर्माण हो चुका, प्राकृतिक की तरह वो नदी बन चुका, लेकिन उसका उपयोग कोई मानव कर ही नहीं रहा, केवल बन गया। कोई हल्ला कर दिया कि उस नदी में क्या है, वह नदी पूरी तरह से क्या हो चुकी है? प्रदूषित हो चुकी है। जो भी व्यक्ति उस नदी में नहाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो क्या कोई भी व्यक्ति उस नदी में जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या वह नदी संसाधन बन पाएगी? हमारे लिए नहीं बन पाएगी क्योंकि उसका तो उपयोग हो ही नहीं रहा। यानी कि संसाधन का मतलब है कि उसका उपयोग होना चाहिए, चाहे वह मानव करे या कोई करे, लेकिन उसका उपयोग होना चाहिए तभी वह संसाधन होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। यह जो है ना जिमरमैन ने कहा था, और जानते हैं जिमरमैन एक साइंटिस्ट हुआ था। जिमरमैन ने बताया था कि संसाधन हुआ नहीं करते हैं, संसाधन बना करते हैं। किसने बोला था? जिमरमैन ने। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि जिमरमैन नामक एक साइंटिस्ट ने यह बताया था कि संसाधन हुआ नहीं करते हैं, बना करते हैं। अब देखिए इस कथन का क्या मतलब है। देखिए जिमरमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोल दिए कि संसाधन हुआ नहीं करते हैं, संसाधन बना करते हैं। यानी कि संसाधन जो होगा यह बनता है, यह मानव अपने उपयोग के द्वारा किसी भी वस्तु को क्या कर सकता है? संसाधन बना सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसका उपयोग होना चाहिए। जब तकले हम किसी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे वह वस्तु संसाधन नहीं बन सकती है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कोई भी नदी का पानी तब संसाधन बनती है जब मानव उसका उपयोग करता है अपने फायदे के लिए, चाहे वो नहाने के लिए हो या कपड़े धोने के लिए हो या प्रदूषण करने के लिए हो, चाहे जो भी चीज़ के लिए हो। बस शर्त यह है कि उसका उपयोग होना चाहिए तभी वो संसाधन बन पाएगा। किसने बोला था? जिमरमैन ने बोला था। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। देखिए अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि संसाधन तो बन गया, संसाधन प्राकृतिक भी हो सकता है, मानवकृत भी हो सकता है। यानी कि मानव की तरह भी बनाया जा सकता है और प्राकृतिक की तरह बनाया जा सकता है। पूरे वायुमंडल में यह पूरे जो हमारा प्राकृतिक है यही ना दो संसाधन मिलेगा, एक प्राकृतिक मिलेगा, एक मानवकृत मिलेगी। लेकिन क्या आपको पता है कि मानव यानी कि हम सब खुद एक संसाधन है। अब सोचिएगा कैसे? मानव खुद एक संसाधन है। जी हाँ,
मानव जो है ना खुद एक संसाधन है, लेकिन कैसे? देखिए, मानव खुद एक संसाधन इसलिए है, यदि सपोज करिए कि मानव नहीं रहेगा तो क्या कोई संसाधन का उपयोग हो पाएगा? बताइए, नहीं हो पाएगा। प्राकृतिक का संसाधन भी जस के तस रह जाएगा, जहाँ के तहाँ पानी रह जाएगा, जहाँ के तहाँ मृदा रह जाएगा, जहाँ के तहाँ चट्टान रह जाएगी, यानी कि किसी भी चीज़ का हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, मानव नहीं रहेगा तो। और यदि सपोज करिए कि यदि मानव ही नहीं रहेगा तो क्या बेंच, क्या कुर्सी, क्या मोबाइल, क्या मरकरी, क्या बल्ब, क्या मार्कर, क्या कुछ बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि मानव जो है ना प्राकृतिक संसाधन का उपयोग भी करता है और संसाधन को निर्माण भी करता है, यानी कि बेंच कुर्सी का निर्माण भी करता है और प्राकृतिक संसाधन का उपयोग भी करता है। तो समझ रहे हैं कि बीच में कौन? मानव है। मानव आपका मीडिएटर है जो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग भी कर रहा है और खुद संसाधन का निर्माण भी कर रहा है। इसीलिए क्या मानव खुद एक संसाधन है, यानी कि मानव खुद एक संसाधन है जो अपने ज्ञान के द्वारा, जो अपने कौशल के द्वारा किसी भी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग भी करता है और संसाधन का निर्माण भी करता है, यानी कि निर्माण करता भी है और उपभोग करता भी है, दोनों है। इसीलिए मानव खुद एक क्या है? संसाधन है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, संसाधन का महत्व क्या है? तो संसाधन जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि संसाधन ही नहीं रह पाएगा तो क्या हम कोई भी कार्य कर पाएंगे? मानो कोई कार्य कर पाएगा? यदि जल ही नहीं रहता, जल संसाधन बना, लेकिन जल तो एक प्राकृतिक संसाधन है जो नेचुरल पाया जाता है। यदि जल ही नहीं रह पाएगा तो क्या मानव अपनी प्यास को बुझा पाएगा? नहीं बुझा पाएगा। यानी कि संसाधन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती है और महत्वपूर्ण भी है, स्पेशली प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि यदि एक बार समाप्त हो जाएगा तो हमको आसानी से नहीं मिलेगी। अभी हम लोग इसके विषय में पूरी चर्चा करेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। अभी जो है आप लोग संसाधन के विषय में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे। आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा, क्योंकि सोशल साइंस ऐसा चैप्टर है, यदि आप सही से पढ़ते हैं और सही से समझते हैं तो आपके लिए सोशल साइंस बहुत ही आसान लगने वाला है। बस डिपेंड करता है कि आप किससे पढ़ते हैं, बस यही डिपेंड करता है कि आप किस व्यक्ति से पढ़ रहे हैं। यदि आपको पढ़ाने वाला व्यक्ति बढ़िया मिल गया तो आपके लिए सोशल साइंस दाहिना हाथ का खेल, बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो बस वही उसी पॉइंट पर ध्यान दीजिए। तो चलते हैं आगे और नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ते हैं कि संसाधन को आखिर कितने पार्ट में बांटा गया है। देखिए, अब संसाधन हम लोग जान चुके कि संसाधन क्या होती है। दुनिया या प्राकृतिक के वे सभी वस्तुएं जिसका उपयोग मानव अपने उपयोग के लिए करता है, यानी कि जिसका उपयोग मानव अपने फायदे के लिए करता है, वो क्या आपका संसाधन है। पॉइंट क्या आता है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, संसाधन प्राकृतिक, देखिए संसाधन तो पृथ्वी पर पाया जाएगा, एक तो प्राकृतिक होगा, एक मानवकृत होगा, यानी कि एक को निर्माण प्राकृतिक के द्वारा किया गया और एक का निर्माण मानव के द्वारा किया गया। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि प्राकृतिक में जो है संसाधन दो तरीके से उपलब्ध होते हैं। पहला आपका प्राकृतिक और दूसरा आपका मानवकृत है, यानी कि उपलब्धता के आधार पर, यानी कि प्राकृतिक में कितना साधन उपलब्ध है। जब हम लोग जैसे कि हम देख रहे हैं पूरा हर जगह आप नजारा देख रहे हैं, हर जगह आप दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको कहीं कोयला दिखाई दे रहा है, कहीं मिट्टी दिखाई दे रहा है, कहीं जल दिखाई दे रहा है, कहीं वन दिखाई दे रहा है, तो वो क्या प्राकृतिक है। और कहीं आप देख रहे हैं बेंच, कहीं कुर्सी, कहीं घर, कहीं दरवाजा, कहीं मरकरी, कहीं मार्कर, ये सब देख रहे हैं, तो ये क्या मानवकृत है। यानी कि आप जो है उपलब्ध, आपके पास कौन कौन सा साधन उपलब्ध है, यानी कि उपलब्धता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है आपका मानवकृत संसाधन, दो प्रकार के होते हैं। फिर आपका सेकेंडली करा उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि ओरिजिन के आधार पर, आखिर इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, सजीव से बना है कि निर्जीव से बना है, इसके आधार पर। अरे कोई भी चीज होता है तो सजीव से बना होगा, नहीं तो निर्जीव से बना होगा, है ना। अब जैसे कि चट्टान क्या निर्जीव से बना है, चट्टान आपका जो है निर्जीव से बना है, और मानो हम भी तो संसाधन है, तो हम लोग किससे बना, सरजीव से बने। पेड़ पौधा किससे बना, सरजीव से बना है। जीव जंतु क्या वो भी संसाधन है, तो वो किससे बना, सरजीव से बना है, क्योंकि उसमें प्राण है। तो बस ये समझ सकते हैं, कोयला क्या सरजीव से बना है। तो वही पॉइंट है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक आपका जैविक होता है, एक आपका अजैविक होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति यानी कि इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, इसका निर्माण किस किस चीज से हुआ, किस किस मटेरियल से हुआ, सरजीव से हुआ है कि निर्जीव से हुआ है, उसके पॉइंट के आधार पर बोल रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। इसको बोल सकते हैं हम बायोटिक बोल सकते हैं, इसको अबायोटिक बोल सकते हैं, यानी कि बायोटिक रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्स। एक आपका पुनः प्राप्ति के आधार पर, एक आपका जो है ना पुनः प्राप्ति के आधार पर, यानी कि एक्सहॉस्टिबिलिटी के आधार पर, पुनः प्राप्ति के आधार पर
कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है, स्पेशली बिहार बोर्ड में। तो देखिए, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ये दो प्रकार के संसाधन होते हैं पुनः प्राप्ति के आधार पर, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, देयर आर टू टाइप ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, फर्स्टली रिन्यूएबल रिसोर्स एंड सेकेंडली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। यानी कि एक नवीकरणीय संसाधन होगा और एक आपका अनवीकरणीय संसाधन होगा। किसके आधार पर? प्राप्ति के आधार पर, यानी कि किस किस संसाधन को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो फिर तो खाना मिल जाता है ना हमको, तो ये प्राप्त हो गया। और कुछ ऐसे भी संसाधन है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं यदि एक बार यूज कर जाएंगे तब, जैसे कि कोयला। यदि कोयला को आप एक बार जला लीजिएगा तो क्या वो कोयला आपको दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। यह एक प्राकृतिक संसाधन है इसी कारण से। फिर दूसरा क्या होता है? स्वामित्व के आधार पर, यानी कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर बोल रहा है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तब इसको थोड़ा देख लेते हैं कि स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, स्वामित्व के आधार पर जो है आपका संसाधन जो होगा 4 प्रकार के होगा। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार का होगा। एक तो स्वामित्व कहने का मतलब है ना कि उस संसाधन का स्वामी कौन है, उस संसाधन का मालिक कौन है, उसके आधार पर। अब मान लेते हैं कि गाड़ी आपका है, मोटरसाइकिल आपका, तो मोटरसाइकिल आपका ना होगा, वो तो पड़ोसी का नहीं हो जाएगा, वो तो आप ही कराएगा। आप पड़ोसी ले जाएगा तो तुरंत लात जूता एकदम स्टार्ट कर दीजिएगा, कैसे उठा के ले गया, है कि नहीं है। यदि आपके खेत में टमाटर बोले हैं और कोई आकर टमाटर चुरा लिया, यदि टमाटर का रेट महंगा है, कोई आकर चुरा करके ले चल जाएगा, तुरंत लाबदा उठा कर दौड़ जाइएगा, ये कैसे उठा कर ले गया, है कि नहीं। तो वही पॉइंट है। क्यों? क्योंकि वो आपका अपना धन है, वो सरकारी धन नहीं ना, सरकारी स्कूल नहीं ना कि जाकर चुरा के कुछ बेंच जाकर तोड़ देंगे, जाकर चौक उठा कर भागाएंगे, कुछ जाकर चुरा कर चलाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए पॉइंट कर रहे हैं कि यह स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं कि आखिर उसका मालिक कौन है, यानी कि उसका स्वामी कौन है। अब स्वामी मतलब वो मत समझ जाइएगा, समझ गए ना, स्वामी बोल रहा। देखिए, स्वामित्व कहने का मतलब है निजी। एक होता है निजी, यानी कि जो अपना है, अभी बात करेंगे इसके विषय में। एक आपका क्या होता है निजी, जो क्या आपका अपना है। स्पोर्ट रखा है दूर तो एक होता आपका क्या, एक होता निजी होता है, यानी कि निजी यानी कि पर्सनल धन हो गया। ये पर्सनल में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, सीधा सा बात है कि नहीं, यानी कि पर्सनल हो गया। एक आपका होता है सामुदायिक। अब सामुदायिक मतलब पूरा समाज का है, जैसे कि सरकारी स्कूल, कोई जाता है, घूमता है, फिरता है, चुरा उड़ा के उसको भागता है ना, तो एक हो गया सामुदायिक हो गया। दूसरा आपका है राष्ट्रीय संसाधन। अब यह राष्ट्रीय यानी कि पूरा केंद्र का है, यानी कि पूरे देश का हो सकता है या राज्य का हो सकता है, यह राष्ट्रीय संसाधन है। अभी मैं इसके विषय में बात करूंगा, बस आप ये समझ जाइए कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका निजी है, एक आपका सामुदायिक है, एक राष्ट्रीय है और एक क्या अंतर्राष्ट्रीय। एक क्या आपका अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व के आधार पर भी आपका होगा। तो अब इसको हम लोग ध्यान देते हैं। अभी 4 प्रकार के संसाधन देखते हैं कि संसाधन 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। एक आपका होता है उपलब्धता के आधार पर, बोलेंगे उपलब्धता के आधार पर, अवकाश के आधार पर। एक होगा प्राकृतिक, एक होगा आपका मानवकृत। फिर आपने देखा उत्पत्ति के आधार पर होता है जैविक और अजैविक, बायोटिक एंड अबायोटिक। एक होता है पुनः प्राप्ति के आधार पर, तो पुनः प्राप्ति के आधार पर होगा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी कि नवीकरणीय संसाधन एवं अनवीकरणीय संसाधन। एक होगा आपका स्वामित्व के आधार पर, तो होगा निजी होगा, सामुदायिक होगा, राष्ट्रीय होगा और अंतर्राष्ट्रीय होगा। ये 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। अब ध्यान देते हैं आप, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये तो आप देख ले संसाधन के प्रकार। अब ध्यान देते हैं कि आखिर वह संसाधन को कहते क्या है, क्योंकि इससे परिभाषा भी आती है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, बिहार बोर्ड में तो स्पेशल इसका फेवरेट क्वेश्चन है कि संसाधन कोई भी हो वहाँ परिभाषा पूछी जाती है। ठीक है, चलिए अब ध्यान देते हैं यहाँ। देखिए, अब बात आपका कर रहा है कि प्राकृतिक संसाधन क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं कि उपलब्धता के आधार पर संसाधन को 2 भाग में बांटा गया। एक है आपका प्राकृतिक संसाधन। तो आप लोग यदि कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा, मैं बोलूँगा तो आप उसको रिपीट करके लिख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को पीछे करके भी आप लिख सकते हैं। अभी समझ लीजिए अच्छे तरीके से। पहला आपका बोल रहा है प्राकृतिक संसाधन। देखिए, प्राकृतिक संसाधन जो आएगा ना, आपको डिफिनीशन बनाना है। ठीक है, डिफिनीशन बनाने को सीखना है। ये नहीं कि डिफिनीशन रट्टाफिकेशन तो हम करवाते नहीं, आपको बस डिफिनीशन बनाने आना चाहिए, परिभाषा बनाने आना चाहिए। देखिए, प्राकृतिक संसाधन है तो बस आपको लिखना है वैसा संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन बोल रहा है तो वैसा संसाधन जिसका निर्माण प्राकृतिक के द्वारा किया गया हो
उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी कि वैसा संसाधन जिसका निर्माण जो है प्राकृतिक के द्वारा किया गया। प्राकृतिक मीन्स गॉड गिफ्टेड है, जैसे कि हम लोग क्या गॉड गिफ्टेड है, तो वो क्या आपका प्राकृतिक संसाधन है। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। एक बार फिर मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, वैसा संसाधन जिसका निर्माण प्राकृतिक के द्वारा किया गया उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे आप कोयला को ले सकते हैं, प्राकृतिक ने बनाया कि नहीं बनाया, कोयला वही जिसको जलाते हैं। पेट्रोल चलता है कि नहीं चलता, पेट्रोल है, डीजल है, मानव है, पेड़ पौधा है, जानवर है, चट्टान हो गया आपका, नदी हो गया, भूमि हो गया, जल हो गया, ये सब क्या है प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको होना भी नहीं चाहिए। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बोल रहा है आपका मानवकृत संसाधन क्या। देखिए मानवकृत संसाधन जो है बस सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। बोलिए कैसे होगा, वैसा संसाधन जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है, कोमा मानवकृत संसाधन कहते हैं। यानी कि वैसा संसाधन जिसका निर्माण जो है मानव के द्वारा किया गया, मानव के द्वारा क्या कहते हैं, मानवकृत संसाधन कहते हैं। अब बोलिए भाई हम लोग भी तो संसाधन बन चुके हैं, वो नेचुरल गॉड है तो हम लोग आर्टिफिशियल गॉड है। उन्होंने बनाया मानव, हमने बना दिया रोबोट, है कि नहीं, तो वो क्या आपका नेचुरल गॉड है, हम लोग आर्टिफिशियल गॉड बन चुके हैं। उन्होंने बनाया था सूर्य, हमने बना दिया बल्ब, हम लोग उन्हीं का जेरॉक्स 2 कॉपी कर देते हैं। उन्होंने बनाया सूर्य तो हमने बना दिया बल्ब। यानी कि हम लोग जो है ना उन्हीं का जेरॉक्स पॉइंट से काम करते हैं। तो ध्यान देते हैं इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल पहले तो देखिए हम लिख रहे हैं ना, इससे मार्कर, बोर्ड, कॉपी, बेंच, मोबाइल, कुछ भी हो सकता है। सड़क हो जाएगा, रेलगाड़ी हो जाएगी, हवाई जहाज हो जाएगा, साइकिल हो जाएगा, मोटरसाइकिल हो जाएगा, कुछ भी आप ले सकते हैं। जिसका निर्माण मानव ने किया वो क्या आपका मानवकृत संसाधन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ एक आप ये भी ध्यान दिए, मैं शुरू में बता चुका हूँ कि मानव खुद एक संसाधन है। क्यों, क्योंकि मानव किसी भी चीज़ का निर्माण भी करता है तथा उसका उपयोग भी करता है। यदि मानव नहीं रहेगा तो संसाधन जस के तस हो जाएगा, रखले रह जाएगा, इसका कोई उपयोग ना होने वाला बात है ना। इसलिए मानव खुद एक संसाधन है, यहाँ तक किसी को दिक्कत होने भी नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए बोलिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, किसने बोला था कि संसाधन हुआ नहीं करते हैं बना करते हैं, बोलिए। जिमरमैन। ध्यान दीजिएगा कि जिमरमैन वो साइंटिस्ट था जिसने बोला था कि संसाधन हुआ नहीं करते हैं, संसाधन बना करते हैं। इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आपका क्या है, अब आपका बोला उत्पत्ति के आधार पर, ध्यान दीजिएगा उत्पत्ति के आधार पर यानी कि ओरिजिन के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, फर्स्टली बायोटिक रिसोर्स एंड सेकेंडली नॉन बायोटिक रिसोर्स। थोड़ा मोड़ा आप भी अंग्रेजी पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि अंग्रेजी वर्ड पता होना जरूरी है। देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, देखिए एक जैविक है और एक अजैविक है। देखिए कभी भी आपको याद नहीं करना है, याद कब तक करिएगा, माइंड है, कोई आपका कंप्यूटर थोड़े है या पेन ड्राइव थोड़े है कि उसमें डाउनलोड करके माइंड में सेट कर लेंगे, नहीं। सोशल साइंस समाज का ज्ञान है, इसको आपको समझ के चलना है। आप इसको याद नहीं कर सकते हैं, याद करिएगा फिर भूल जाइएगा। और जानिएगा कि बड़े बड़े एग्जाम जब करेक्ट करना रहता है ना, चाहे यूपीएससी क्रैक करना हो या बीपीएससी क्रैक करना हो या कोई पीसीएस के एग्जाम क्रैक करना है ना, तो वहाँ कंसेप्ट खोजता है कि आप किसी चीज़ को कितना गहन तरीके से समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि रट्टाफिकेशन करके आप नहीं जा सकते हैं। रट्टाफिकेशन करने वाले को खोजता भी नहीं है, वह केवल समझने वाले व्यक्ति को खोजता है कि आप किसी चीज़ को कितने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वही क्या समाज का ज्ञान है। देखिए तो उत्पत्ति के आधार पर जो होते हैं ना संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है जैविक संसाधन, एक आपका होता है अजैविक संसाधन। जैविक मीन्स क्या होता है, देखिए जैविक मीन्स होता है जीव। क्या होता है, जीव। आप समझ सकते हैं कि जैविक मीन्स क्या होता है, जीव। तो जीव देखिए, तो जीव क्या आपका सजीव होता है कि निर्जीव होता है, जीव क्या होता है, सजीव होता है, लिविंग थिंग्स होता है। यानी कि जैविक मतलब क्या, जो जीवित से बना है, जो सर्जियों से प्राप्त होता है। जो भी चीज सर्जियों से प्राप्त होगा ना वो आपका क्या है, जैविक संसाधन है। ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज आपका सर्जियों से प्राप्त होगा वह आपका जैविक है। तो इसका उल्टा जो भी चीज आपका निर्जीव से प्राप्त होगा ना, जो भी चीज आपका निर्जीव से प्राप्त होगा वह क्या आपका हो जाएगा, अजैविक संसाधन हो जाएगा। तो बात समझ गए। यहाँ जैविक संसाधन क्या डिफाइन करिए, वैसा संसाधन जिसका निर्माण सर्जीवों के द्वारा हुआ है। ठीक है, एक बार और रिपीट करिएगा, वैसा संसाधन जिसका निर्माण सर्जीवों के द्वारा हुआ है, कोमा जैविक संसाधन कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए। यानी कि वैसा संसाधन जिसका निर्माण जो है ना सर्जीव के द्वारा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, जैविक संसाधन बोलते हैं। अब बोलिए इसका उदाहरण कोई बता सकता है,
बोलिए कौन कौन सा ऐसा संसाधन है जिसका निर्माण सजीव से हुआ, बताइए। देखिए पहला तो आपका कोयला हो जाएगा, कोयला होगा ना, कोयला सजीव से बना है, पेड़ पौधा से कोयला बनता है। कोयला आपका हो जाएगा। पेट्रोल, पेट्रोल बनेगा क्योंकि पेट्रोल का भी निर्माण हुआ। डीजल, डीजल भी होगा आपका, कोयला होगा, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, मानव होगा, पेड़ पौधा होगा, वो भी तो सजीव है, मानव भी तो सजीव है, जीव जंतु होगा वो भी तो सजीव है। तो ये सब क्या आपका जैविक संसाधन है, क्योंकि इसका निर्माण सजीव के द्वारा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बोल रहा ना आपका अजैविक संसाधन, तो अजैविक संसाधन क्या होता है, वैसा संसाधन जिसका निर्माण निर्जीवों के द्वारा हुआ, यानी कि इसका निर्माण जो है ना निर्जीव के द्वारा होता है। निर्जीव समझते हैं ना, जो कि श्वास नहीं ले सकता, जो चल नहीं सकता, जिसमें प्राण नहीं होता है ना, ये सब मतलब कि सजीव और निर्जीव तो बहुत बेसिक चीज़ है। देखिए तो ये क्या निर्जीव है, तो निर्जीव के द्वारा वैसा संसाधन जिसके द्वारा जिसका निर्माण जो है निर्जीव के द्वारा होता है, निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा होता है, उसे हम लोग अजैविक संसाधन कहते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि जैसे आप बोल सकते हैं चट्टान, जैसे आप नदी बोल सकते हैं, नदी भी आपका हो जाएगा, चट्टान आपका हो जाएगा। आप कुर्सी को ले लीजिए वो भी तो निर्जीव है, आप पेन को लीजिए वो भी तो निर्जीव है, आप बोर्ड को लीजिए वो भी तो निर्जीव है। तो ये सब क्या है, निर्जीव संसाधन है, क्योंकि इसका निर्माण भी निर्जीव चीज़ों से मिल करके हुआ। ऐसे चट्टान ध्यान दीजिएगा, चट्टान आपका हो जाएगा, मृदा आपका हो जाएगा, खनिज आपका हो जाएगा, ये सब क्या है आपका अजैविक संसाधन है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देते हैं पुनः प्राप्ति के आधार पर, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, पुनः प्राप्ति के आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। पुनः यानी कि अब देखिए कोई कोई ऐसा संसाधन होता है जिसका निर्माण हम एक बार कर लेते हैं ना, तो फिर कोई संसाधन मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा, यानी कि प्राप्त कर भी सकते हैं और नहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप लिखो फेंको कलम को देखते होइएगा, लिखो फेंको जो कलम होता है जो आप 3 रुपये में कीन के लाते हैं और पूरा यूज कर लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं, तो क्या वो उसमें आप दोबारा रिफिल भर सकते हैं? नहीं, वो फेंकना पड़ेगा आपको, वो फेंकना पड़ेगा, आप उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही आप लिंक लाइजर का पेन यूज कर रहे हैं जिसमें हम रिफिल डाल सकते हैं, यदि आप उस कलम से यूज करते हैं, यदि खत्म होता है तो पुनः जाकर रिफिल किन के उसमें भर दीजिएगा, तो वो क्या आपका हो जाएगा, पुनः प्राप्त कर लिए। तो बस वही है, पुनः प्राप्ति के आधार पर जो होता है ना संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि हम लोग संसाधन को यूज करते हैं ना तो उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। उसके आधार पर जो है 2 प्रकार का होता है, एक आपका होता है नवीकरणीय संसाधन और एक होता है आपका अनवीकरणीय संसाधन, 2 प्रकार का होता है। तो आपको ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए नवीकरणीय संसाधन क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वैसा संसाधन, ठीक है, पुनः प्राप्त किया ना यानी कि यूज कर रहे हैं, वैसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार करने के बाद, जिसका उपयोग जो है एक बार करने के बाद पुनः उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ये तो शॉर्ट डेफिनेशन हो गया, एक बार और मैं बोल देता हूँ, वैसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार करने के बाद पुनः उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब देखिए पुनः प्राप्त करते हैं तो कैसे प्राप्त करते हैं, या तो फिजिकल प्रोसेस द्वारा या केमिकल प्रोसेस द्वारा। फिजिकल यानी कि भौतिक प्रक्रिया और केमिकल यानी कि रासायनिक प्रक्रिया। जैसे कि परमाणु बम बनता है ना तो केमिकल प्रोसेस है, दूध से दही बनता है वो भी आपका भौतिक प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, या आप पानी से बर्फ बना रहे हैं, बर्फ से फिर पानी बना रहे हैं, वो क्या भौतिक प्रोसेस है। यानी कि दुनिया में किसी भी चीज़ का जो निर्माण होता है ना फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के द्वारा ही होता है, तो वही इंडिकेट कर रहा है। फिर मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, वैसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार करने के बाद पुनः उसे भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस के द्वारा, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ आपको होनी नहीं चाहिए, यानी कि इस संसाधन को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसका प्रवाह हमेशा बना रहता है, इसका फ्लो हमेशा बना रहता है, इसी कारण इसे परिवहनीय संसाधन भी कहते हैं। जैसे कि आप ले सकते हैं सौर ऊर्जा, अब जब तक ले सूर्य है हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होगी। आप ले सकते हैं पवन ऊर्जा, जब तक ले हवा है हमको पवन ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। आप ले सकते हैं जल विद्युत ऊर्जा, जब तक ले जल का प्रवाह है तब तक ले हमें जब तक ले जल है तब तक ले हमको जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। तो ये सभी क्या नवीकरणीय संसाधन है। अब ध्यान दीजिएगा अनवीकरणीय संसाधन क्या है, ध्यान देते हैं। वैसा संसाधन, ध्यान दीजिएगा, वैसा संसाधन जिसका उपयोग
एक बार करने के बाद, जिसका उपयोग जो है एक बार करने के बाद पुनः इसे भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, वैसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार करने के बाद पुनः इसे भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी कि यदि इसका उपयोग हम एक बार कर लेते हैं ना, तो दोबारा इसे प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप कोयला का उपयोग एक बार कर लीजिएगा तो उसका जो उपयोग है हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, दोबारा वह नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि वो प्राकृतिक संसाधन है। उसका निर्माण जो है होने में लगभग 4000-5000 साल लग जाता है, इससे ज़्यादा भी साल लग जाता है। अभी गोंडवाना कोयला है ना, यह 20 करोड़ साल पहले इसका निर्माण हुआ, 20 करोड़ साल पहले, समझ सकते हैं 20 करोड़ साल पहले जो है गोंडवाना कोयले का निर्माण हुआ है, ऐसा अनुमान लगाया गया, इसलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपका कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, पेट्रोल एक अनवीकरणीय संसाधन है, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, खनिज भी आपका क्या अनवीकरणीय संसाधन है, या बोले तो डीजल भी आपका अनवीकरणीय संसाधन है, किरासन तेल क्या अनवीकरणीय संसाधन है। ये सभी आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। इसका निर्माण हम लोग आसानी से नहीं कर सकते। अब आपका आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व कहने का मतलब है कि स्वामी के आधार पर कि इसका मालिक कौन कौन हो सकता है, आखिर संसाधन का मालिक कौन कौन हो सकता है, उसके आधार पर हम लोग संसाधन को बांटते हैं कि स्वामित्व के आधार पर। पहला आपका होता है निजी संसाधन। क्या होता है? निजी संसाधन, यानी कि वैसा संसाधन जिसका स्वामी, वैसा संसाधन जो किसी एक का हो, ठीक है, वैसा संसाधन जो किसी एक का हो या जो किसी खास व्यक्ति का हो, वह क्या निजी संसाधन है। निजी मीन्स अपना, निजी मीन्स क्या होता है? अपना। वैसा संसाधन जो अपना हो या किसी खास व्यक्ति का हो, वह क्या आपका निजी संसाधन है। जैसे बोल सकते हैं आप, आपका साइकिल है, आपका निजी संसाधन है, मोटरसाइकिल निजी संसाधन है, आपका खेत निजी संसाधन है, आपका ट्रक निजी संसाधन है ना। अब सड़क निजी संसाधन हो सकता है? नहीं हो सकता। घर आपका निजी संसाधन है, घर भी क्या आपका निजी संसाधन है, लेकिन सड़क नहीं होगा, क्योंकि सड़क पर सब चलता है। आप नहीं जाकर मना कर सकते हैं कि इस सड़क में मत चलो, है कि नहीं, इसलिए क्या निजी संसाधन है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। एक आपका होता है सामुदायिक संसाधन। अब ध्यान देते कि सामुदायिक संसाधन क्या होता है? वैसा संसाधन जो पूरे समाज का रहता है, जिसका उपयोग पूरा समाज करता है। वैसा संसाधन जिसका उपयोग पूरा समाज करता है, उसे क्या बोलते हैं? सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। जैसे कि आपके गांव में सरकारी स्कूल होगा, उसमें सब बच्चा फ्री में पढ़ता है। देखिएगा शादी ब्याह जब होता है ना, जब शादी ब्याह होता है तो वहाँ बाराती भी रुकती है, समाज का है वो, इसी कारण से वो, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, वो सब रुक सकता है, इसलिए क्या हो सामुदायिक संसाधन है। फिर आप बोल सकते हैं ये आपका हो जाएगा, या बोल सकते हैं कोई समाज में क्रिकेट स्टेडियम है या कोई आपका स्टेडियम है तो क्या समाज का है, या आपका सड़क हो जाएगा वो भी समाज का है, या कोई समाज में पोखरा आता है या तालाब है वो भी क्या सामाजिक संसाधन है, क्योंकि उसका उपयोग पूरा समाज करेगा। फिर देखिए राष्ट्रीय संसाधन। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। देखिए राष्ट्र है ना, तो वैसा संसाधन जो किसी भी देश के अंदर, वैसा संसाधन जो किसी भी देश के अंदर या राज्य के अंदर है, वो क्या राष्ट्रीय संसाधन है। अब हमारे देश के अंदर जो भी चीज़ है ना, वो राष्ट्रीय संसाधन है। चाहे आपका घर ही क्यों ना हो, चाहे हम ही क्यों ना हो, चाहे कुछ क्यों ना हो, जैसे क्या चाहे आपका बड़ा बड़ा स्टेडियम क्यों ना हो, बड़ा बड़ा सड़क क्यों ना हो, वो क्या राष्ट्रीय संसाधन है। इसी कारण से वह आपका राष्ट्रीय संसाधन है, क्योंकि वह एक देश के अंदर उपलब्ध है। यानी कि वैसा संसाधन जो किसी भी देश के अंदर उपस्थित हो, वह कि आपका राष्ट्रीय संसाधन है, उस पर देश का अधिकार है। अब हम लोग का राष्ट्रभक्ति भी है कि हम लोग रोकेंगे भी नहीं। यदि देश के लिए ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग के लिए प्राण भी न्यौछावर है। जैसे सैनिक लोग दिखते हैं ना, हमेशा बॉर्डर पर रहते हैं, या कोई भी पॉइंट होता है, हम लोग का जरूरत पड़ेगा तो क्या हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले देशभक्ति है, देशभक्ति के बाद ही कोई भक्ति होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, यह राष्ट्रीय संसाधन है। जैसे कि बड़ा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा, बड़ा बड़ा बोले तो आपका स्टेडियम हो जाएगा, सड़क हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, हवाई अड्डा हो सकता है, आपका घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो राष्ट्रीय संसाधन है। ध्यान देंगे। अब देखिए ये तो आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए राष्ट्रीय संसाधन होता है ना, आप जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर 71% क्या वाटर है, 71% क्या वाटर है, और 29% क्या आपका 29% आपका स्थल है। इसी में लगभग 196 कंट्री बसा हुआ है। यह यूनाइटेड नेशन के अनुसार है, यूनाइटेड नेशन के अनुसार इसमें लगभग 196 कंट्री लोकेटेड है। अब बात समझिएगा कि ज़्यादा कौन समुंदर है,
तब मान लेते हैं कि समुद्री किनारा है तो समुद्र पर सबका अधिकार होता है ना, पूरे विश्व का अधिकार है, क्योंकि समुद्र से हम लोग आयात निर्यात करते हैं, बंदरगाह बना के हम लोग सामान को मंगाते हैं और सामान को ले जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, एक और होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ। जैसे कि सपोज करिए कि ये हमारा भारत है, जैसे सपोज करिए कि क्या आपका ये भारत है ना, ये क्या आपका भारत है, ध्यान दीजिएगा ये आपका भारत है। तो यहाँ पड़ेगा आपको अरब सागर पड़ेगी, यहाँ बंगाली खाड़ी पड़ेगी, और यहाँ क्या पड़ेगा आपका हिंद महासागर पड़ेगी ना। यहाँ पड़ेगा आपका अरब सागर, यहाँ पड़ेगी यहाँ आपका हिंद महासागर, और यहाँ पड़ेगा आपका बंगाल की खाड़ी। तो जानते हैं समुद्र तट से लगभग आपका बोले तो लगभग आपका 12 नॉटिकल मील, या बोलेंगे 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील या लगभग 22.2 किलोमीटर, 22.2 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, इतना होता है। या बोल दें 12 नॉटिकल मील बोलिए या 22.2 किलोमीटर बोलिए। यानी कि किसी भी देश में उसके तटीय क्षेत्र से 12 नॉटिकल मील तक का जो एरिया होता है ना, वो राष्ट्रीय संसाधन है। 12 नॉटिकल मील यानी किसी भी देश में उसके 12 नॉटिकल मील, समझ गए ना, किसी भी देश के तटीय एरिया से, तट वाले एरिया से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है ना, उसे राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ हमारा तट है, यहाँ बोले तो आपका गुजरात रहेगा, यहाँ आपका महाराष्ट्र रहेगा, यहाँ आपका गोवा रहेगा, यहाँ बोले तो आपका गोवा हो गया, फिर नीचे आएंगे तो कर्नाटका रहेगा, फिर आपका केरला रहेगा। तो ये आपका तटीय एरिया, और यहाँ से 12 नॉटिकल मील यानी कि लगभग 22 किलोमीटर यहाँ आएगा। तो ये सभी क्या आपका राष्ट्रीय संसाधन है। ये जो आपका जितना पानी रहेगा, जितना खनिज रहेगा, जितना मछली रहेगा, जितना पर्वत है, चट्टान है, वो आपका क्या, आपका, उस पर किसी और का अधिकार नहीं हो सकता। यानी कि समुद्र तट के एरिया से लगभग 22.2 किलोमीटर या 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है ना, वो राष्ट्रीय संसाधन आपका है, उस पर किसी और का अधिकार नहीं है। यदि बिना पूछ ले कोई पहुंच जाएगा ना, तो बिना कोई करवाई दिए पनडुब्बी रहबे करता है, अपना जो देश है उसका पनडुब्बी है, आपका इंडियन नेवी के जवान इंडियन नेवी रहबे करता है, कोस्ट गार्ड रहबे करता है, बिना पूछले कहूँ पहुंच गया तुरंत मार के गिरा देगा। इसलिए कोई भी यदि जहाज आता है ना, तो उसको पहले सूचना देनी पड़ती है भारत सरकार को कि हम आ रहे हैं, तभी आएगा। यदि बिना पूछे पहुंच गया ना, तब पनडुब्बी पानी नीचे चलता है, कोस्ट गार्ड रहबे करता है, इंडियन नेवी का जवान रहबे करता है, तुरंत उसको मार गिरा देगा। कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, तुरंत साइन बजता है, साइन बजने लगेगा, तुरंत मार गिरा देगा। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। समुद्र के एरिया समझ गया, यानी कि समुद्र तट से लगभग 12 नॉटिकल मील या 22.2 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है, वो राष्ट्रीय संसाधन है। अब देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, ये तो आप समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, समुद्र तल से जानते हैं, समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील या 22 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर, ये जो आपका एरिया है ना, 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होना, यानी कि 22 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को बोलते हैं आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। यानी कि 22 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है, उसे आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ कोई भी जहाज आ जा सकता है, आएगा जाएगा तो उसे टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा कि उस रास्ते में जा रहा है। प्लस पॉइंट क्या रहेगा कि यहाँ यदि कोई संसाधन मिलती है तो वो इस देश का अधिकार होगा जिस देश से वो सटा हुआ। जैसे कि इंडिया से कोई चाइना वाला जहाज गुजर रहा है, यहाँ उसको खनिज मिल गया, तो उस पर किसका अधिकार होगा, हम लोग का अधिकार होगा। भले खोजेगा वो, लेकिन हम लोग जाकर उससे ले लेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ वह वहाँ से नहीं निकाल सकता। तो ये क्या आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र है, इसमें आएगा तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन यदि इसके बाद का जितना एरिया रहेगा ना, 200 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र है वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। यानी कि 200 किलोमीटर के बाद का जितना क्षेत्र रहेगा ना, वह क्या आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। वहाँ किसी को खनिज मिलता है, कोई ले जाए, भारत जाएगा, भारत को मिल गया, भारत उठा के ले जाए, चाइना को मिल गया, चाइना उठा के ले चल जाए, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। मछली पकड़ना, मछली पकड़ के ले जाइए, वहाँ कोई रोक टोक नहीं रहेगा, वहाँ जिसको मिलेगा वो लेकर के चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। चलिए आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संसाधन से रिलेटेड सभी पॉइंट को देखें जो कि इंपॉर्टेंट था। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग कि संसाधन को बचाने के लिए कौन कौन सा प्रयास किया जा रहा है विश्व स्तर पर, क्योंकि संसाधन को बचाने के लिए पूरे विश्व स्तर पर कार्रवाई चल रही है, उसके विषय में बात करेंगे। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। पूरा मन लगा पढ़ाई करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।